हराते जिताते हराते जिताते हराते जिताते आज 1% भी नहीं बचे। आज 1% नहीं। हाँ, हमने एक तरक्की जरूर की कि आज हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश मऊ जिले के जेलों में हमारी आबादी 22% हो गया। भारत के जेल में हम 22% और भारत के खजाने पे कब्जा 0/लड्डू 1% भी नहीं। न पीएससी में, न मिलिट्री में, न फौज में, न थल सेना, न कहीं भी नहीं कोई। आखिर कौन सी हम राजनीति कर रहे हैं, कौन सा सियासत कर रहे हैं? अभी मस्जिद के अंदर खतीब ने, इमाम साहब ने कहा कि सियासत का मतलब किसी को तोड़ना नहीं, सियासत का मतलब खिदमत करने की बुनियाद पर जोड़ने का नाम है। लेकिन आज हमारे ही भाइयों को हमारे ही बीच से सारी पार्टियां खड़ा करके हमारे ही लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ मुलायम सिंह के दीवाने हैं, एक तरफ बहन जी की दीवाने हैं, एक तरफ सोनिया जी के दीवाने हैं। जो घर का मालिक है, यादव समाज अपने घरों में सो रहा है, ब्राह्मण समाज अपने घरों में सो रहा है, दलित समाज अपने घरों में सो रहा है, लेकिन मुसलमान जिनका कोई ताल्लुक नहीं है उनके झंडे से, वो चाय खानों में बैठ के आपस में लड़ रहा है। वो कह रहा कि मेरी जमात जीतेगी, वो कह रहा मेरा चेयरमैन जीतेगा। जिसकी पार्टी जिसको लड़ना चाहिए, जिनके बाप दादा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे, वो एसी में सो रहे हैं और हम जैसे मजदूरों को, राजनीतिक गुलामों को आपस में लड़ा रहे हैं। और इतनी दूरियां हो जा रही हैं, ठीक कहा इमाम साहब ने, इतनी दूरियां हो जा रही है कि आपस के रिश्ते में भी हम सलाम दुआ तक बंद कर दे रहे हैं। आखिर किसके लिए? अपने लिए नहीं। और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि हम अपनी कयादत को नहीं पहचानेंगे। जिस दिन हम अपनी कयादत को खड़ा कर लिए, खुदा की कसम, तब ये लड़ाइयां हमारे घरों में नहीं, तब उन बेगैरों के घरों में होगा जो हमें लड़ाने का काम कर रहे हैं। अजीजान गिरामी, इन्हीं हालात को देखकर आज से तकरीबन 15 साल पहले इसी उत्तर प्रदेश आप ही के बगल का रहने वाला डॉक्टर मोहम्मद अयूब सरजर साहब ने तमाम समाज के, तमाम कौम के, तमाम उलमा इकराम के, हर मकतबे फिक्र के उलमा इकराम को 10 फरवरी 2008 को लखनऊ की सरजमीन पर बुलाया। क्या और खाली इस बुनियाद पर बुलाया कि आखिर हमसे कौन सी हिकमत छूट रही है कि तमाम चीजों के मैदान में हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले से ज्यादा मसाजिद हमारे पास, पहले से ज्यादा मदारिस हमारे पास, पहले से ज्यादा आलिम इकराम हमारे पास, पहले से ज्यादा हाफिज़े कुरान हमारे पास, पहले से ज्यादा मुफ्तिया इकराम हमारे पास, पहले से ज्यादा हाजी साहब, पहले से ज्यादा नमाजी साहब, पहले से ज्यादा सब कुछ बढ़ रहा है। लेकिन हिकमत कौन सी छूट रही है कि सब कुछ बढ़ने के बाद भी हम नजर नहीं आ रहे हैं। सबने बैठकर फैसला किया कि हाँ डॉक्टर अयूब साहब, हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन जरूरत है एक कायद हो, एक सफ हो, एक परचम हो। जरूरत है एक कायद हो, एक सफ हो, एक परचम हो, क्योंकि बिखरी हुई कौमों को कभी हक नहीं मिलता। और समझती क्यों नहीं आखिर मेरी कौम ये नुक्ता, बिछड़ जाते हैं वो राही जिसे रहबर नहीं मिलता। बिछड़ जाते हैं वो राही, यही कर लीजिए फिर आप, बिछड़ जाते हैं वो राही जिसे रहबर नहीं मिलता। अजीजान गिरामी, 75 साल का इतिहास आपके सामने है, 75 साल की तारीख आपके सामने है। सब लोगों ने मिलकर कोशिश किया कि आइए एक सियासी जमात, एक सियासी पार्टी बनाया जाए जिसके बुनियाद पर, हकीकत की बुनियाद पर हम लोग इसी जमीन पर हर समाज की तरह अपने समाज को मुत्तहिद करके हिस्सेदारी की बुनियाद सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं, बल्कि समाज के तमाम कौम के दबे कुचले लोगों को, तमाम लोगों के दबे कुचले लोगों को हम लोग अपना इंसाफ दे सके। अजीजान गिरामी, उसी वक्त ये तय हुआ, 20 पार्टी के नाम पर एक पार्टी बनी। हम लोग लेके निकले थे। पहले जो जलसा किया था हम लोगों ने, पहले जो रैली किया था, वो आप ही की सरजमीन मऊ से डॉक्टर साहब ने कहा मेरे बुनकर भाइयों की जमात इसी जमीन पर है, मेरे बुनकर भाई यहीं से हमको ताकत देंगे। और आपने पहले ही जलसे में लाखों की तादाद में लब्बैक कहा था और ये कारवां लेकर हम लोग निकल पड़े। पहले के बाद दूसरे में पहुंचे हम लोग खलीलाबाद की सरजमीन पर हम लोगों ने बाकायदे जलसा किया और बदस्तूर बढ़ते रहे, कारवां बढ़ता रहा, तेजी के साथ बढ़ता रहा। खुदा की कसम, यहाँ तक कि गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक, मऊ से लेकर मुरादाबाद तक कोई ऐसा दरख्त
कोई ऐसा शहर नहीं था जहां हम लोगों ने जाकर अपने तहरीक, अपने मिशन को रखने का काम न किया हो। जब पार्टी के मिशन बढ़ने लगी तो बड़ी तादाद में लोगों ने, कुछ हमारे ही भाइयों ने पार्टी के लोगों की शिकायतें शुरू की कि डॉक्टर अयूब तो बीजेपी का एजेंट है, भाजपा को जिताने आया है। यकीन मानिए, भाजपा वाले ये कह रहे थे कि डॉक्टर अयूब अपने समाज के लिए अपना घर बनाने जा रहा है, अपने समाज को ताकत देने जा रहा है, लेकिन हमारे ही लोग हमें अपना गालियां देना, शिकायत करना शुरू कर दिए। अजीजान गिरामी, तारीख शाहिद है। आज ही के दिन के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जाहिद तेरी तंग नजरी ने मुझे काफिर माना, और काफिर ये समझते हैं कि मुसलमान हो मैं। वो हमें ये गालियां दे रहे थे, ये शिकायत कर रहे थे कि डॉक्टर अयूब अपने समाज को मुत्तहिद करके हर समाज की हिस्सेदारी की बात कर रहा है। अजीजान गिरामी, लेकिन हमारे लोग शिकायत कर रहे थे। यकीन मानिए, इसी तरीके से कारवां बढ़ता गया, कारवां बढ़ता रहा, हम लोग आगे बढ़ते रहे। आहिस्ता आहिस्ता 2012 आ गया। 2012 में पहली बार अपनी क़यादत के नाम पर उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने क़यादत के नाम पर खड़े हुए। पहली बार 4 विधायक आप लोगों की दुआओं के तफैल में हम लोग जीते। 4 विधायक जीते आप, और तकरीबन 40 पे सेकंड आउट चल रहे। चरमैनी के नाम पर इसी मऊ की सरजमीन वलीपुर भीरा से पीस पार्टी का चेयरमैन मोहम्मद अली साहब जीते। इसी तरीके से दोहरी घाट में हमारा पीस पार्टी का चेयरमैन जीता। बगल में जाकर पड़हलगंज पीस पार्टी का चेयरमैन जीता। तकरीबन 81 चेयरमैन हम लोग जीतने का काम किए, और कारवां बढ़ रहा था, कारवां बढ़ रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा होगा कि 2012 के बाद 2013-14 में देश के सबसे झूठे प्रधानमंत्री, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, वो गुजरात से चले कि मैं आ रहा हूं, मुझे गंगा मां ने बुलाया है, हमें वोट दे दो। 3 घंटे के अंदर पूरे भारत का खजाना जो स्विस बैंक में है, भारत में लाकर इस देश के गरीबों के खाते में डाल दिया जाएगा। ऐसी जहरीली हवाएं चलने लगी। हिंदू को मुसलमान से, गीता को कुरान से, मंदिर को मस्जिद से, अगड़े को पिछड़े से, इतना जहरीली हवाओं के बुनियाद पर लड़ा दिया कि आपने देखा कि डॉक्टर अयूब की तो एक छोटी सी झोपड़ी थी। पीस पार्टी वाले कमजोर थे, लेकिन जिन पार्टियों की सरकार थी वो सब के सब जड़ों से उखड़ गए। आपने देखा होगा, बहुजन समाज के पास 4 बार मुख्यमंत्री थी बहन मायावती, लेकिन आज की तारीख में एक हाथी नहीं बची है। ऐसी जहरीली हवा की एक हाथी नहीं बची। आज हमारे कौम के चंद दलाल जो दूसरी जमातों की गुलामी कर रहे हैं, पूछते हैं कि आप लोग 4 विधानसभा जीते थे, हार क्यों गए? अब अपनी बहन से पूछ, वो कैसे हार गई जिसके पास 4 बार मुख्यमंत्री थी। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता थे। 403 विधानसभा में 325 विधानसभा उनके पास था, लेकिन पूरी हुकूमत की बिल्डिंग उड़ गई। राहुल गांधी की दादी, दादा, ये सब प्रधानमंत्री थे, मगर उनको हराने के लिए एक एक्टर आके हरा के चली गई। पता ये चला कि जब इस जहरीली हवाओं में बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं रुक पाई, तो डॉक्टर अयूब की छोटी सी झोपड़ी कैसे रुक पाती जब बड़े बड़े महल बह रहे थे। अजीजान गिरामी, हम लोग मायूस नहीं हुए, अपनी कारवां को लेकर बदस्तूर चल रहे हैं। इल्जाम लगाने वाले बराबर लगाते रहते हैं कि हम तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। नहीं मेरे भाई, इस मुल्क का मुसलमान 1947 से लेकर जब मुल्क बट रहा था, उसी वक्त अपने आजमाइश का सबूत दिया था, जब एक तरफ मिस्टर जिन्ना खड़े थे और दूसरे तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े थे। तो हमारे आबाब अजदाद हजरत मौलाना अकाबरीन मिल्लत मौलाना आजाद की वो तकरीर जब लोग जा रहे थे एक छोटे से टुकड़े के चक्कर में, तो हजरत मौलाना ने दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर चीख चीख के रोकने का जो काम किया था कि मुसलमानों, जिसे तुम हिजरत की जिंदगी कहते हो, उसे हम फरार की जिंदगी कहते हैं। अगर तुम चले जाओगे तो तुम्हारी मस्जिदों की मीनारों से अल्लाह अकबर की अजान कौन बुलंद करेगा? अगर तुम चले जाओगे तो तुम्हारे बुजुर्गों की कब्रों पे बुलडोजर चलाया जाएगा। रुको, ये मुल्क तुम्हारा है, इस मुल्क में हमारे आबाबो अजदाद की कुर्बानियां हैं, यहाँ तुम्हें हिस्सा है, यहाँ पर तुम्हारी जमीनें हैं, यहाँ पर तुम्हारे खानदान है, यहाँ पर तुम्हारी बिल्डिंगें हैं, यहाँ पे तुम्हारे सब कुछ है। रुको,
खुदा की कसम मुल्क का मुसलमान रुका, अपनी आजमाइश को जिंदगी के साथ दिया कि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को लीडर मान के रुके और जिन्ना को छोड़ दिया था। तारीख शाहिद है, जब जब जरूरत पड़ी हमारे कौम के लोगों ने अपने खून का नजराना पेश किया। जब देश के पहले प्रधानमंत्री ने हमें आवाज दिया कि आओ देश के मुस्लिम समाज के लोग कहाँ हो, तो हमने मौलाना अबुल कलाम आजाद के शक्ल में पंडित जवाहरलाल नेहरू का साथ देने का काम किया। इसी जमीन पर जब इंदिरा गांधी ने हमें आवाज दी तो हमारे बुजुर्गों ने नज़मा हब्दुल्ला बनकर इसी जमीन पर साथ देने का काम किया। इसी पृथ्वी पर जब राजीव गांधी ने हमें आवाज दी तो हमने गुलाम नबी आजाद बन के साथ दिया। इसी जमीन पे जब नरसिम्हा राव ने आवाज दी तो हमने सलमान खुर्शीद बन के साथ दिया। जब यादव भाइयों ने अपने बीच से नेता पैदा किया, मुलायम सिंह ने जब आवाज दी तो हमने आजम खान बन के साथ दिया। जब मायावती दलित की बेटी ने आवाज दी तो हमने नसीमुद्दीन सिद्दीकी बन के साथ दिया। जब अटल अडवाणी जोशी ने आवाज दी तो शहनवाज बन के साथ दिया। इस देश का मुसलमान, इस प्रदेश का, जिले का, कोपा का मुसलमान कभी हिंदू मुसलमान के बुनियाद पर धोखा नहीं किया, बल्कि हमेशा ईमानदारी से साथ देने का काम किया। फैसला करो मेरे अजीज, आखिर मिला क्या? 75 साल में मिला क्या? हम किसी को कुछ कहने नहीं आए हैं। अपना मुहासबा करो। दूसरों की गलतियों को तो आसानी से बताया जा सकता है, लेकिन अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को देखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। आज जरूरत है कि हम अपना मुहासबा करें कि आखिर कौन सी हिकमत हमसे छूट रही है। अजीजान गिरामी, इलेक्शन का दौर आने वाला है। 20 पार्टी के सिपाही एक बड़ी रैली करने के लिए आपकी जमीन को जो इंतखाब में लिया है कि एक बड़ी रैली इंशाअल्लाह दिसंबर तक हम लोग करेंगे, जिसमें तकरीबन 30-40 हजार लोग होंगे। तमाम बसें लगाएंगे पूरे जिले की रैली, और वो जमीन कोपा की सरजमीन होगी। इंशाअल्लाह बीच का हिस्सा होगा, चारों तरफ से लोग आएंगे। ताकत देनी है। उसी के सिलसिले में आपके इलाके का दौरा चल रहा है, आपके इलाके के लोगों से मुलाकात हो रही है। बीच में चरमैनी का भी इलेक्शन है। हमारे जावेद लुकमान साहब आपके यहाँ से लड़ने के लिए ऐलान किया है कि हम भी लड़ेंगे। आपको फैसला करने का वक्त है। आप भी देखें कि लड़ने के नाम पर तमाम हमारे भाई आएंगे, लेकिन आप भी उनको फैसला करके देना कि वोट किसी उम्मीदवार को नहीं, वोट हमेशा अपनी पार्टी को दिया जाता है, अपनी कयादत को दिया जाता है। उम्मीदवार तो आते जाते रहते हैं, उम्मीदवार तो आएंगे, कल दूसरी पार्टी से आएंगे, लेकिन जो पार्टी का सिपाही होता है, जो पार्टी का कार्यकर्ता होता है, पहले दिन से लुकमान साहब आपके कारवां को लेके चलने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरे अजीज, आप लोगों से दरख्वास्त करते हुए कि आप पहचाने आखिर कब आप सियासी बनेंगे, कब सियासत करेंगे। अरे सियासत इस मुल्क की मास्टर चाबी है। सियासत ने जिस ताले में, जिस चाबी से सियासत ने ताले में चाबी लगा दिया, आज वो खुलने वाला नहीं है। आज सियासत तय कर रही है। आज के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, ये भी अपने समाज के बहुत बड़े आलिम हैं, जिसका नाम है आदित्यनाथ योगी। यही योगी जी हैं जो 10 साल पहले पार्लियामेंट में बैठ के रोया करते थे। भूल गए? 10 साल पहले मोटी मोटी आंसू गिरा रहे थे कि हमारे जान को खतरा है। वो महंत हैं, अपने धर्म के आलिम हैं, अपने धर्म के धर्म गुरु हैं, लेकिन कौन सा हिकमत इस्तेमाल किया योगी ने? एक हिकमत इस्तेमाल किया, हमारे नबी के बताए हुए सुन्नत पर अपनों में से अपना रहबर, अपनों में से अपना अमीर पैदा कर लिया, तो आज कामयाब हो गए। आज जब हुकूमत की सियासत की ताकत उनके पास आ गई, तो आज योगी जी तय कर रहे हैं कि अजान माइक से होगी कि नहीं होगी, हमारे मुफ्ती साहब तय नहीं कर पा रहे हैं। जब ताकत सियासी आ गई तो योगी जी तय कर रहे हैं कि किस मस्जिद में अजान होगी, कितने बजे नमाज होगी, कितने लोग पढ़ेंगे, कौन सा खुराक खाया जाएगा, कौन सा नहीं खाया जाएगा, कौन सा लिबास पहना जाएगा। ये हमारे इमाम साहब, मुफ्ती साहब नहीं तय कर रहे हैं। लखनऊ में बैठा हुआ देश का सबसे बड़ा कातिल, जिसे योगी कहा जाता है, वो तय कर रहे हैं। इसलिए तो पता ये चला कि वो अपने धर्म गुरु के साथ साथ वो राजनीति का भी गुरु बन चुके हैं, हुकूमत का भी गुरु बन चुका है। और मेरे अजीज, बहुत बड़ी आबादी है कोपा के लोगों। सिर्फ आप अपने हिकमत को समझ लें, अपने पैदा होने के मकसद को समझ लें, अपने मकसद को समझ लें, इंशाअल्लाह कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए
नुक्कड़ मीटिंग के जरिए 15 मिनट के लिए हमने आप लोगों को रोका था कि आप लोग रुके। डॉक्टर अयूब साहब आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। 2012 के बाद 17 में चुनाव हार गए, 17 में योगी जी की सरकार बनी। सपा बसपा कांग्रेस के सब फिक्र करने वाले हो तो सुने, जिस वक्त मोदी और योगी जी ने मिलकर सीए एनआरसी एमपीआर लाया, तय किया कि इस देश में जो इतने दिन का कागज दिखाएगा वही रहेगा। सारी पार्टियां, न मायावती एक शब्द बोली, न अखिलेश जी बोले, न राहुल जी बोले। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में सीए एनआरसी एमपीआर के खिलाफ अगर किसी ने एफआईआर दर्ज कराया है तो नेट का जमाना है, क्लिक करके देख लो, वो कोई और नहीं, आपका बेटा, आपका भाई डॉक्टर अयूब ने कराया है। पहला मुकदमा अगर किसी ने किया है मोदी और योगी जी के फैसले के खिलाफ तो उसका नाम डॉक्टर अयूब है, जबकि विधायक भी नहीं थे। आपकी ताकत भी कम मिलती है, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि मोदी जी कागज हम नहीं दिखाएंगे, कागज आपको दिखाना पड़ेगा। हमारा कागज 750 साल का तारीख है, दिल्ली के लाल किला से लेकर कुतुब मीनार तक ये हमारे दस्तावेज हैं जो हमारे आबाओ अजदाद अपने कुर्बानियों से सजाया है। कागज आपको दिखाना पड़ेगा। यकीन मानिए, योगी जी और मोदी जी दूसरा मुकदमा ममता बनर्जी ने किया था और तीसरा मुकदमा कांग्रेस ने किया। पहला मुकदमा डॉक्टर अयूब ने किया और उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। जब डॉक्टर साहब ने मौलाना साद साहब को कोरोना के नाम पर यहाँ की हुकूमत ने बाकायदे उन्हें कोरोना बम का लक़ब दिया और कहा कि मुसलमानों ने कोरोना फैलाया है मर्ज, तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट में सबसे पहला पिटीशन किसी ने दाखिल किया है तो उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद अयूब है। इसी तरीके से जब भी कोई मसला आया डॉक्टर साहब हुकूमत के खिलाफ लड़ते रहे। हुकूमत ने देखा कि ये मानेगा नहीं, क्योंकि नाम है सलाहुद्दीन अयूबी का जानशीन औलाद है, ये मानेगा नहीं, तो रातों रात डॉक्टर अयूब साहब पर फर्जी मुकदमा लगाकर एनएसए लगा दिया, रासुका देशद्रोही का मुकदमा कर दिया। और इसी पढ़लगंज में ऑपरेशन कर रहे थे, दरोगा ने, सीओ ने, डीएम ने मिलके ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर साहब को गिरफ्तार कर लिया और ले जाकर लखनऊ में बेगम हजरत महल थाने के अंदर डॉक्टर साहब को आतंकवादी घोषित कर दिया।